आप सभी सुनने वालों को रेणु अंशुल का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, लास्ट वेडनेसडे से मैं आपके बीच लेकर आई हूँ मेंटल हेल्थ से जुड़े मेरे कुछ पर्सनल अनुभव कहानियों के रूप में। लास्ट वेडनेसडे बात की थी आपसे डिप्रेशन की समस्या के बारे में और फिर किस तरह उस डिप्रेशन से मेरी कहानी के किरदारों को बाहर निकलने में विजय प्राप्त हुई। आज फिर वेडनेसडे को मैं लेकर आई हूँ मेंटल हेल्थ से जुड़ी एक और समस्या, एक और प्रॉब्लम, एंग्जाइटी के बारे में, जो थोड़ी बहुत तो हम सभी में होती है, नेचुरल है, मगर कहीं कहीं कभी कभी ये जब ज़्यादा होने लगती है तो हमारी दिनचर्या पर, हमारी ज़िंदगी पर बुरा असर डालती है। तो आज सुनिए उसी एंग्जाइटी से जुड़ी एक और रियल अनुभव से जुड़ी मेरी कहानी, कुछ तो हुआ है। अरे, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? कितनी देर लगा रही हो? कब से कह रहा हूँ तुमसे तैयार होने को। लेट हो जाएंगे तो क्या फ़ायदा जाने से। तुम भी ना। रोहन ने जब देखा कि प्रिया अभी तक तैयार नहीं हुई है तो वो बिगड़ पड़ा। कहाँ देर हो रही है रोहन? आपने 7:30 बजे चलने को कहा है। देखिए घड़ी में, अभी सिर्फ 7 बजे हैं। आधा घंटा है मेरे पास अभी। डोंट वरी, मैं बिल्कुल टाइम पर तैयार रहूँगी। इतना पैनिक होने की क्या ज़रूरत है? और बर्थडे पार्टी ही तो है, थोड़ा लेट भी हो गए तो क्या हुआ? कोई पार्टी से निकाल थोड़े ही देगा हमें। चिल करो ना यार। और आप भी इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गए? अब क्या करोगे तैयार होकर? जाना तो मेरे ही साथ है ना, कहकर प्रिया ने बात हंसी में टाली। उसे यूं हंसता देख रोहन खींचता हुआ सा बाहर चला गया। प्रिया ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी बैठी पता नहीं अचानक किन ख्यालों में गुम हो गई। कुछ तो है गड़बड़ रोहन के साथ, इतना पैनिक होना हर बात पर। कभी कभी तो सब ठीक है कि भाई देर हो रही है या कुछ ज़रूरी काम है, कुछ इमरजेंसी है, पर हर बात पर यूं हड़बड़ाहट, हर बात में टेंशन, हर बात को करने की जल्दी, हर समय एक ही फीलिंग कि ये जल्दी करो, वो जल्दी करो, बस निपटा लो जैसे हर काम, जैसे उसे जल्दी निपटा कर अब क्या करें? हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहें खाली? उसी में अच्छा लगता है क्या उसको? ज़िंदगी को जैसे फ्रीली जीने वाली बात ही नहीं है उसमें। 7 महीने हो गए पूरे उन दोनों की शादी हुए। शुरू में तो उसका ध्यान नहीं गया रोहन के इस नेचर पर, लेकिन धीरे धीरे, बल्कि हर रोज़ उसका बिहेवियर, उसका लाइफ के प्रति इतना डिसइंटरेस्ट सा, हर काम को बस करने के लिए करना, ना कोई उत्साह और ना कोई वो जोश। उसे रह रह कर अपने मायके का खुशनुमा माहौल याद आता। कितना जीवन है वहाँ, मानो हर पल को बस अंतिम सा पल जीने की चाह। पापा, मम्मी, उसकी बहन, छोटा भाई, एक बहुत स्वाभाविक सा जीवन। खुशी है तो खुशी की फीलिंग, गम है तो गम का एहसास, पार्टी है तो पार्टी वाला जोश। कितना मज़ा आता था वहाँ। मायके को याद करके एक पल को तो प्रिया वहीं के माहौल में खो गई। तभी फिर रोहन की आवाज़ आई बाहर से, अरे अब तो आ जाओ बाहर निकल कर मैडम, 7:15 बज गए पूरे। आ गई, बस हो गई तैयार। उसने अपने इरिटेशन को दबाने की बहुत कोशिश की और जल्दी से अपने मेकअप को फाइनल टचअप करके बाहर आ गई। सोच रही थी कि रोहन उसे तैयार देखकर कुछ खूबसूरत सा कमेंट करेगा, पर रोहन की नज़रें उस पर ना होकर सिर्फ घड़ी पर थी। तब से तैयार होकर वो ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठा हर घड़ी उसका इंतज़ार कर रहा था, बस कि कब टाइम हो जाए और बस कब चले जाएं जहाँ जाना था। कितना अच्छा होता ना कि वो भी रिलैक्स्ड नेचर का होता, उसके संग तैयार होता, कुछ हंसी मजाक सा करता। इस मामले में आज भी उसकी मम्मी कितनी लकी हैं। तैयार होकर आती हैं तो पापा तारीफ़ किए बगैर नहीं रहते। फ़ोटो वगैरह भी ज़रूर लेते हैं बिना कहे मम्मी का, बल्कि खुद लेट तैयार होना शुरू करते हैं ताकि मम्मी तैयार होने में जल्दी न मचाएं। हाउ क्यूट ना। जबकि रोहन बिल्कुल उल्टा है पापा का। ज़िंदगी से कोई प्यार ही नहीं, बस बोझ सा बनाना है इसे। कई बार उसने कहा भी है रोहन से, अपने मम्मी पापा के किस्से भी सुनाए हैं, पर उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता जैसे। कई बार शांति से सुन लेता है तो कई बार गुस्से में कह भी देता है, अब क्या मैं हर बात तुम्हारे पापा की तरह करूं? मुझको ही रहने दो, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। सुनकर प्रिया चुप हो जाती, सोचती ठीक तो है, हर आदमी की अपनी पर्सनैलिटी होती है। मगर फिर इस तरह का जब रोहन का व्यवहार देखती तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ईश्वर ने जाने कैसे 2 अलग अलग लोगों को एक कर दिया था।
वो इतनी खुश मिजाज और लाइफ के हर पल को जीने वाली। और रोहन, पार्टी में एज यूजुअल वो जल्दी ही पहुंच गए थे। उसने गुस्से से रोहन की तरफ देखा तो वो उसकी बात समझते हुए बोला, अरे तो क्या हुआ, जल्दी आ गए तो आना ही तो था ना। उसके इस बेतुके जवाब से वो हमेशा की तरह मन ही मन कुढ़ कर रह गई। उसे फिर अपने पापा की बात याद आ गई। अरे होस्ट के 7:30 बुलाने का मतलब है कि कम से कम 8 से पहले तो पहुंचने का कोई सवाल ही नहीं है। इवन होस्ट भी इसी हिसाब से तैयार होता है। मन ही मन कह भी उठी, पापा काश कि रोहन भी आप जितना ही कूल होता। ज़िंदगी बदल गई है मेरी तो बिल्कुल। सही में आज भी मेहमानों का आना 8 बजे के बाद ही शुरू हुआ। होस्ट भी उनके बाद ही पहुंचे थे होटल में। जब तक सब लोग पहुंचे तब तक तो वो लोग स्नैक्स वगैरह खाकर निपट चुके थे। अब रोहन कहेगा कि बस जल्दी से खाने से भी निपट लेंगे ताकि घर जल्दी जा सकें। अब उसमें भी फिर निपटने की बात। कहीं ये चाह ही नहीं कि सबसे मिलेंगे, जुड़ेंगे, गप्पे मारेंगे, हंसेंगे, डांस वांस करेंगे, मौज मस्ती करेंगे पार्टी में। पर नहीं, बर्थडे में आए हैं तो केक काटो, खाना खाओ और चलो, बस हो गई पार्टी। कभी कभी तो पार्टी में रोहन खाने के हॉल की तरफ भी चक्कर लगाता रहता था कि जैसे ही लग जाए खाना तो बस जल्दी से खाकर यह भी काम ख़त्म करें और चलें। और शादी में आए हैं तो बस लिफाफा पकड़ाओ, खाना खाओ और चलो। घर में भी नाश्ता जल्दी कराओ, बस फिर लंच जल्दी कराओ, हर काम में जल्दी ही जल्दी। उफ, धीरे धीरे प्रिया अपना पेशेंस खोने लगी है। उसके जीवन से रिलैक्स्ड वाली फीलिंग ही ख़त्म हो गई है। हर समय उसके सिर पर हर काम को जल्दी जल्दी करने की टेंशन सी सवार होने लगी है। डिसिप्लिन पसंद था उसे ज़िंदगी में, हर काम वो समय पर करना पसंद करती थी। मगर ये रोहन का पैनिक होना डिसिप्लिन नहीं था, ये कुछ था जो ठीक नहीं था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस विषय में वो किससे बात करे। वो किसी से ऐसे व्यक्ति से बात भी नहीं करना चाहती थी जो घर में परिचित हो सबका। और कहीं उसने किसी से नमक मिर्च लगा कर कह दिया तो बात संभलने के बजाय बिगड़ जाएगी। वो रोहन की, अपने पति की मदद करना चाहती है ताकि वो लोग भी एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जी सकें। यह इस तरह से जीना नॉर्मल नहीं था। रोहन को कुछ तो हुआ है फॉर श्योर और वो उसकी ज़रूर मदद करेगी अपने तरीके से। तभी हाथों में एक बड़ा सा गिफ्ट पकड़े उसके सामने एक लड़की आती दिखाई दी। उसने पहचाना और चौंकी, आरुषि। आरुषि और यहाँ दुनिया सचमुच गोल है। घूम फिर कर सब फिर से वहीं मिल जाते हैं। आरुषि और उसका साथ 12th क्लास तक बहुत अच्छा रहा था। फिर उसने मेडिकल की लाइन पकड़ ली और प्रिया ने टेक्निकल की। फिर फेसबुक से ही पता पड़ा था उसे कि वो मनोचिकित्सक बन गई थी। ऐसे ही टच में थे दोनों। कई साल भी हो गए थे पर्सनली मिले। फेसबुक पर फ़ोटो वगैरह ना देखे होते तो शायद वो एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाते। दोनों ही इस सरप्राइज़ मुलाकात से बहुत खुश हुई। उसने अपने हस्बैंड से भी मिलवाया रोहन और प्रिया को। वो दोनों बातें करने लगे और इधर ये दोनों फ्रेंड्स भी। आरुषि ने जब उसे बताया कि अब उसने अपना क्लिनिक इसी शहर में खोल लिया है तो प्रिया पूछ बैठी, यार कैसे पेशेंट्स आते हैं तेरे पास? तुझे डर नहीं लगता पागलों का इलाज करने में? नहीं यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने पेशेंट्स का इलाज करने में। समझो तो ये पागल नहीं होते, ये मन से बीमार होते हैं और मन का इलाज करने में बहुत समझदारी, प्यार और स्नेह की ज़रूरत होती है। गहरे समंदर के पानी में बीचों बीच घुसने जैसी अनुभूति, जैसे किसी के मन के भीतर का इलाज करना, जैसे समंदर के बीचों बीच भीतर तक घुसना। मेरी मनपसंद फील्ड है यार। प्रिया को लगा कि वो भी शायद आरुषि से अपने मन की बात कर सकती है। हो सकता है कि उसका काम बन जाए। चलते वक्त उसने आरुषि का नंबर और एड्रेस लिया और अगले दिन का अपॉइंटमेंट भी। उसके बात करने के तरीके से आरुषि भी समझ गई थी कि कुछ प्रॉब्लम में है। वो कई साल का एक्सपीरियंस हो गया था अब तो उसे अपने काम का। चेहरे से ही खत का मजमून भाप जाती थी वो। अगले दिन प्रिया टाइम पर पहुंच गई थी आरुषि के पास। उसकी बात सुनने के बाद आरुषि बोली, वैसे तो हर व्यक्ति का यार अपना नेचर होता है, अपनी लाइफ को जीने का अलग तरीका होता है, लेकिन जब दूसरे को या आपका नेचर औरों से अलग लगने लगे, उससे परेशानी होने लगे, उसे
आपके साथ कहीं बाहर जाने में, लोगों से मिलने जुलने में शर्म सी महसूस होने लगे तो समझ लो कि कुछ चिंता वाली बात हो गई है आपके साथ, जैसा कि उसके साथ तुम महसूस करने लगी हो। हम लोग इस पैनिक बिहेवियर को ना एंग्जाइटी कहते हैं, और इससे पहले कि ये एंग्जाइटी बाहरी डिप्रेशन में बदल जाए, ये अगर यहीं रुक जाए तो आगे आने वाली बड़ी मुसीबत से बचा जा सकता है प्रिया। इससे डिप्रेशन होने का क्या मतलब है यार? इट इज़ सिंपल एंग्जाइटी ना। डिप्रेशन के नाम से ही प्रिया घबरा कर बोल पड़ी। इससे डिप्रेशन का यह मतलब है प्रिया कि क्या होता है ना कि जब लोगों को आपका व्यवहार अटपटा लगता है, आपकी की हुई, आपकी कही हुई बातें अजीब लगती हैं ना, तो लोग आपसे बचना शुरू कर देते हैं। आपसे मिलना जुलना, आपसे बातें करना बंद कर देते हैं कि अरे यार क्या बात करता है ये, कैसा अजीब सा है ये। तब आपको महसूस होने लगता है कि लोग आपसे बातें नहीं करना चाह रहे हैं। आप फिर ना अपने अंदर कमियां ढूंढने लगते हो। आप उस विषय में ही सोचते रहते हो कि लोग मुझसे क्यों नहीं मिलना चाह रहे। धीरे धीरे ये छोटी समझी जाने वाली बातें ही ना फिर बड़े अवसाद, बड़े डिप्रेशन का कारण बन जाती हैं। आप फिर खुद ही लोगों से बचना शुरू कर देते हो, सोचते रहते हो, अकेले में रहने लगते हो। नहीं नहीं, मेरे रोहन को डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं होने दूंगी मैं। तो बता यार क्या करूं मैं कि उसकी ये समस्या जड़ से ख़त्म हो जाए। ठीक है वो बिल्कुल, मुझे तो बस उसके इसी पैनिक बिहेवियर से परेशानी है और कुछ नहीं। अब तू पैनिक मत बन यार। रोहन इज़ लकी कि तुझ जैसी समझदार पत्नी मिली है उसे, जिसने शांति और समझदारी से बिना उसे कुछ एहसास दिलाए उसको वॉच किया और डॉक्टर से कंसल्ट करने यहाँ बैठी है। वरना तो घर में ऐसे लोगों से सब इरिटेट होने लगते हैं। देख, अभी दवाई वगैरह की ज़रूरत नहीं है, वरना दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं इस तरीके की एंग्जाइटी को दूर करने के लिए। मगर जैसा कि मैंने अभी कहा था कि ये मन की बीमारियां हैं और इसे उसी तरह से प्यार से, धैर्य से ख़त्म भी किया जा सकता है। कभी कभी आपके पारिवारिक माहौल, आप किस टाइप के लोगों के साथ उठते बैठते हो, किसके बीच पले बड़े हो, उसका भी बहुत असर आपके इस तरह के नेचर पर पड़ता है, आपके बिहेवियर पर पड़ता है। बातों बातों में जानने की कोशिश करना कि उस पर किसका असर पड़ा है। मेरी स्टडी के हिसाब से उसने घर में ज़रूर किसी का ऐसा बिहेवियर देखा होगा, तो उसे कुछ गलत नहीं लगता, गलत फील नहीं होता ये सब करने में। मुझे तो यार इन 7 महीनों में ज़्यादा किसी के साथ रहने का मौका नहीं लगा। मेरे इन लॉज लखनऊ रहते हैं मेरे एक छोटे देवर के साथ, और हम दोनों यहाँ गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं। शादी के बाद बस हफ्ते भर साथ रहे थे, फिर हम लोग हनीमून पर चले गए और बस वापस आए तो बस काम पर गुड़गांव। शुरू में तो मेरा भी रोहन की इन बातों पर ध्यान ही नहीं गया। वो तो साथ रहते रहते समझ आने लगी कि कुछ तो हुआ है उसे नॉर्मल से हटकर। सोच ही रही थी कि किससे बात करूं कि तुम कल मिल गई बाई चांस। चिंता मत कर यार, ठीक हो जाएगा वो। तो है ना प्यार से उसे संभालने वाली। पता है प्रिया, ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं हमारे पास इलाज कराने, जिनसे कोई बात तक करने वाला अपना नहीं होता। खुद अपने ही उनसे परेशान होकर हमारे इलाज के भरोसे छोड़ जाते हैं। मगर एक डॉक्टर होने के बावजूद मैं यही कहूँगी कि इन सब बीमारियों का इलाज जितना अच्छा घर पर रहकर अपनों के प्यार के साथ हो सकता है, उतना कहीं नहीं। उससे खूब बातें करो, उसे अपने प्यार का, अपने साथ का यकीन दिलाओ, ताकि वो तुमसे अपनी बातें शेयर कर सके, अपनी खुशी, अपने गम शेयर कर सके। पता है, कभी कभी अनजाने ही मन में कोई बात भीतर तक घुसी रहती है, और अगर वो बाहर निकल आए ना तो बहुत कुछ सही होने लगता है। शेयरिंग बहुत मददगार होती है प्रिया। पता है, मैं और सक्षम शादी के काफ़ी समय बाद एक दूसरे से खुल पाए। चूँकि मैं मनोचिकित्सक हूँ तो ताड़ गई कि वो शर्मीले नेचर के हैं। बस ऐसे लोग जल्दी नहीं खुल पाते किसी से, तो बस उनकी पहल का इंतज़ार किए बिना मैं ही अपनी तरफ से बोलती रहती। धीरे धीरे वो भी मुझसे खुल गए, मुझ पर भरोसा करने लग गए। अब हम एक दूसरे से अपनी हर बात शेयर करते हैं और खुश रहते हैं। आजकल की भागदौड़ की लाइफ में अगर कोई अपनी बात सुनने समझने वाला मिल जाए ना, तो समझो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं ज़िंदगी में। मैं तो अपने हर पेशेंट को यही शेयरिंग वाला अचूक नुस्खा देती हूँ। जो मान जाता है एहसान मानता है कि डॉक्टर साहब ने जाने कैसा नुस्खा बता दिया कि भीतर कुछ रहने ही नहीं दिया। मुझे लगता है तू सही कह रही है आरुषि।
रोहन भी ना ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करता मुझसे, मैं ही बोलती रहती हूँ बस हमेशा। हाँ, तो अब उसे बोलने देना, बी ए गुड लिसनर ऑल्सो। वो बोलेगा तभी तो कुछ जान पाओगे ना उसके मन की बात। और बाकी मेडिटेशन करो साथ साथ, थोड़ी देर योगा करो, अपनी हॉबी को वक्त दो दोनों, छुट्टी में कहीं आउटिंग पर जाओ। इन सब से बिना प्रिया जीवन में उत्साह भरता है, और जीवन को उत्साह के साथ जीना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नेगेटिव ख्याल आती देर नहीं लगती। अच्छे अच्छे कामों में बिजी रहो हमेशा, यही हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड का टॉनिक है बस। सही कह रही है तू, सहेली तो तू अच्छी है आरुषि, मगर डॉक्टर मैडम अगर ऐसे ही बातों से इलाज करती रहीं तो डॉक्टरी कैसे चलेगी आपकी? प्रिया ने हंसते हुए कहा, तो साथ में आरुषि भी हंसते हुए बोली, डॉक्टरी भी चल जाएगी, इसकी तू टेंशन मत ले, पहले रोहन की मदद कर, वो बहुत परेशान है भीतर से, बस ध्यान से मगर बहुत प्यार और बहुत स्नेह से। आरुषि से मिलकर बहुत अच्छा लगा प्रिया को। उस दिन से वो रोहन से अपने बर्ताव में कुछ और सतर्क हो गई, ध्यान रखती कि रोहन के नेचर से वो बिल्कुल इरिटेट ना हो, बल्कि मौका देखकर वो बाद में कह देती कि ये बात ऐसे होती तो कितना अच्छा होता। कहीं पार्टी में जाना होता तो उसके पैनिक होने को नज़रअंदाज कर उसे किसी और काम में उलझाए रखती, ताकि वो पैनिक वाला मोमेंट प्यार से निकल जाए। जहाँ वो देखती कि एंग्जाइटी तावलापन रोहन पर हावी हो रहा है, वो उसकी मनपसंद सी कोई बात कर देती। आरुषि की सलाह मानकर उसने अपने साथ रोहन को भी मेडिटेशन के लिए बिठाना शुरू कर दिया था। छुट्टी में घर के रहने की बजाय वो कहीं ना कहीं आउटिंग का प्लान कर लेती, कभी कभी फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पर भी जाने लगे दोनों। धीरे धीरे असर तो यकीनन इन सब बातों का हो ही रहा था। कई महीने निकल गए। रोहन में एंग्जाइटी तो थी अभी, मगर अब उसे प्रिया का कूल नेचर भी समझ आने लगा था, और अपना यूं बेवजह पैनिक होना भी समझ आने लगा था। एक दिन खुद ही बोला, तुम इतनी कूल कैसे हो, कितनी रिलैक्स्ड होती हो बड़ी से बड़ी बात में भी, तुम्हारे मम्मी पापा भी ऐसे ही है ना, शायद इसलिए। प्रिया तो इसी मौके की तलाश में थी ही, तुरंत बोली, हाँ असर तो पड़ता ही है ना कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, तुमने तो देखा ही है ना मेरे मम्मी पापा को, मैं भी बस उन्हीं जैसा बनना चाहती हूँ, कूल कूल। काश कि मेरे घर का माहौल भी तुम्हारे यहाँ जैसा होता तो मैं ऐसा तो ना होता। तुम्हारी बहुत तारीफ़ है प्रिया कि तुम मुझ जैसे इंसान को इतने प्यार से टैकल कर रही हो। क्यों नहीं करूँगी आखिर, आई लव यू ना। फिर तुरंत पूछ बैठी, तुरंत तुम्हारे घर का माहौल मतलब? बिल्कुल तुम्हारे घर से उल्टा था। पापा हर समय गुस्सा करते रहते, अपने आगे किसी को न गिनते कभी, बस सब उनकी बातें मानते रहे हरदम, ना मानो तो पापा गुस्सा करने लगते। पहले मम्मी ठीक थी, मगर वो भी कब तक सहती, दोनों में लड़ाई होने लगी हरदम। मैं सबसे बड़ा था तो सबसे ज़्यादा मैंने सहा, छोटे भाई को भी संभालता और घर को भी। पता ही नहीं चला कि ऐसा कब और कैसे हो गया। मैं हर चीज़ छूटती सी महसूस होती रही, और मैं बस जल्दी जल्दी उसको पकड़ने की कोशिश करता। प्रिया को अब पता चल गया था रोहन के भीतर क्या चल रहा है। इसी चक्कर में वो खुद भी घर जाने से बचता था, और उसे भी नहीं ले जाना चाहता था कि पता नहीं वो क्या सोचेगी उसके पेरेंट्स से मिलकर उनके बारे में। लेकिन अब रोहन ने जब प्रिया को सब बता ही दिया था, तो प्रिया को लगने लगा कि रोहन के दुखी रहने का, लाइफ एंजॉय ना करने का एक रीज़न अपनी फैमिली को मिस करना भी था। पेरेंट्स चाहे कैसे भी हों, मगर हर बच्चा उन्हें मिस करता है, याद करता है। उसने इस विषय में आरुषि से पूछा तो उसने यही राय दी कि और थोड़े दिन उसे प्यार से सहलाने की ज़रूरत है, अभी घर ले जाना ठीक नहीं, पता चले कि वो वहाँ जाकर फिर वैसा ही हो जाए। थोड़ा और इंतज़ार कर, देख उसे कहने दे घर जाने की बात, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाए वो। इस बीच तू मौका देखकर घर परिवार की बातें करा कर, लाइफ में पेरेंट्स के इम्पोर्टेंट की होने की बात किया कर। उसे तुझ पर भरोसा होना चाहिए कि तू उसके पेरेंट्स से मिलकर दुखी नहीं होगी, उनके बारे में गलत नहीं सोचेगी, वगैरह वगैरह। प्रिया ने ऐसा ही किया। फिर पेशेंस के साथ वो उस दिन का इंतज़ार करने लगी जब रोहन खुद उसे अपने पेरेंट्स के पास ले चले, और अंततः उसके पेशेंस, लगन और उसके प्यार की जीत हुई।
एक दिन रोहन ने बिना पैनिक हुए उससे कहा, इस सेकंड सैटरडे संडे में पापा मम्मी के पास लखनऊ चलें, बहुत याद आती है उनकी। तुम्हारे मम्मी पापा जैसे तो नहीं हैं वो, मगर पर वो तुम्हारे पापा मम्मी तो हैं ना। यही बात सबसे बड़ी बात है रोहन मेरे लिए, वो मेरे लिए उतने ही अच्छे हैं जितने मेरे मम्मी पापा। प्रिया ने रोहन का हाथ थामते हुए कहा तो रोहन शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, तो करा दूँ ना फ्लाइट बुक फ्राइडे नाइट की, हो जाओगी ना टाइम पर तैयार। रोहन की शरारत भरी बात का जवाब प्रिया ने भी शरारत से मुस्कुराते हुए दिया, हाँ बस एक टाइम बता देना मुझे तैयार होने का, और मेरे सिर पर मत खड़े होना बार बार ये कहकर जल्दी चलो टाइम हो गया। दोनों ही इस बात पर ज़ोर से हंस पड़े। दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ दस्तक देने लगी थीं। तो आज की बात बस यहीं तक। अगले वेडनेसडे मेंटल हेल्थ से जुड़ी एक और रियल अनुभव के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी। और मेरा कहा सुनाया ज़रा सा भी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगली मुलाकात तक नमस्कार एंड टेक केयर।